welcome to another episode of Triviology and today we are going to talk about universe. अच्छा, जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मतलब हम में से कोई गया नहीं है तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो क्या आता है आपके दिमाग में इमेजिनेशन में? ऐसे ही लगता है ना कि अगर हम स्पेस में पहुंचेंगे तो बहुत शोर हो रहा होगा, यहाँ से डूम डाम डूम, कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होगी, बी वेरी वेरी नॉइजी. ऐसा सोच रहे हो? मैं भी यही सोचती थी, मतलब यही आता है यार, इमेजिन करो तो. पर एक्चुअली में स्पेस इज़ अ वेरी साइलेंट प्लेस. जी हाँ, स्पेस में बहुत शांति होती है. जितना हमने मूवीज़ में देखा या अपने इमेजिनेशंस में हमने जो क्रिएट किया हुआ है ना कि बहुत शोर होता होगा, कुछ भी आवाज़ आ रही है, इधर से उधर चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली में वहाँ पे बहुत शांति होती है. सो अगर आप कभी गलती से स्पेस में फंस गए तो आप कितना भी चिल्ला लो, जितनी जान से चिल्ला लो, आपकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचने वाली. तो ये तो हमें मालूम है ना कि स्पेस में ना एयर होता है ना एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है. तो साउंड वेव्स जो होते हैं, यानी कि मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं, वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. लेकिन रेडियो वेव्स जो होते हैं, दे कैन ट्रैवल इन द वॉइड ऑफ द स्पेस. सो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो रेडियो यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है वो सेंड एंड रिसीव हो सकती है इन अ वैक्यूम्ड एनवायरनमेंट. Now let's listen to the next fact. ये तो हमें पता है कि देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर, है ना, बहुत सारी हैं. पर क्या आपको ये पता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे को खा जाती हैं? यस, दे लिटरली ईट ईच अदर. अब ह्यूमंस ईटिंग ह्यूमंस को तो हम बोलेंगे कैनिबल, तो गैलेक्सीज ईटिंग गैलेक्सीज को कहा जाता है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म. अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? सो व्हेन टू गैलेक्सीज आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे की ग्रेविटी से अफेक्ट होती हैं. अब जब ये सेम साइजेस की होती हैं तो ये मर्ज या कोलाइड ऐसी हो जाती हैं, मिल जाती हैं. यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा के साथ भी, कि ये 4 बिलियन साल बाद दोनों की दोनों कोलाइड करने वाली हैं. इनफैक्ट मिल्की वे और एंड्रोमेडा जब मिलेंगी तो एक नई बड़ी गैलेक्सी फॉर्म हो जाएगी. एंड साइंटिस्ट ने इसका नाम ऑलरेडी रख चुका है. इट्स बीइंग कॉल्ड मिल्कोमेडा. मिल्की वे प्लस एंड्रोमेडा, ऐसा लग रहा है इनकी शादी का हैशटैग है, बट या मिल्कोमेडा. अब ये मर्जर तो तब होता है जब दोनों गैलेक्सी सेम साइज़ की है. पर अगर एक गैलेक्सी बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी है तब क्या होता है? यू आर थिंकिंग राइट. तब ये बड़ी गैलेक्सी इस छोटी गैलेक्सी को रिप्स अपार्ट एंड खा जाती है. एंड दैट इज़ गैलेक्टिक कैनिबलिज्म. एंड मैंने तो ये बहुत फास्ट करा, बट ये एक्चुअली बहुत स्लो प्रोसेस है. इस प्रोसेस में नए स्टार्स बनते हैं, कुछ पुराने स्टार्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गैलेक्सी बड़ी हो जाती है, रीशेप हो जाती है, लाइक अ लॉट हैपेंस. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. अब हमारी खुद की मिल्की वे भी कोई दूध से धुली नहीं है. मिल्की दूध, गेट इट. एनीवे, मिल्की वे ने भी बहुत इस तरह की गैलेक्सीज को सक करके रखा है. इनफैक्ट ये अभी भी बहुत सारी जो आसपास ड्वार्फ गैलेक्सीज है ना, उनको ऐसे खाई जा रही है. और ये सेंस भी बनाता है ना, क्योंकि मिल्की वे से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो वीगन हो. मिल्की वीगन, दैट इज व्हाई इट इज कार्निवल. मिल्की कार्निवल. आई एम इन अ वेरी फनी मूड टुडे गाइस. यू आर इन फॉर अ लॉट ऑफ जोक्स. A question for you. Which is the closest galaxy to Milky Way? Spoiler alert, it is not Andromeda. Another spoiler alert. ऐसे बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं अपनी स्पेस ई बुक में. इट इज़ कॉल्ड दी OMG ई बुक एंड इट हैज़ 50 क्वेश्चंस. एंड ये क्विज क्वेश्चंस है, पर इनके जो आंसर्स हैं ना, आर लाइक 50 फैक्ट्स एंड 50 न्यू थिंग्स फॉर यू. और आंसर्स बहुत डिटेल्ड हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी फोटोज़ हैं, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है. सो इट इज़ सुपर वैल्यूएबल. वी मेड इट सुपर अफोर्डेबल फॉर यू एज वेल. इट इज़ इन शॉर्ट अ स्पेसटैक्युलर ई बुक. तो आप जाके खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. आपको हमारे स्टोर में भी यहाँ दिख जाएगी. आवर स्टोर इज कॉल्ड इंटेरोगामी एंड इट हैज सम रियली नाइस बुक्स. गो बाय दिस बुक राइट नाउ. बाहर स्पेस में वो आती है, तो जब स्पेस वॉक करके एस्ट्रोनॉट्स वापस अपने व्हीकल के अंदर आते हैं तो उन्होंने बताया है अक्सर कि उन्हें कोई जलने की स्मेल आ रही है. ऑफ कोर्स बचपन में जो मैंने एस्ट्रोनॉट्स बनने के सपने देखे थे और अब यूट्यूब पे एस्ट्रोनॉट्स की बातें ही करता हूँ, बस चलता तो बड़ी ज़ोर से हूँ मैं, पर वो स्मेल वहाँ तक जाती है. मजाक की बात से अलग, स्पेस में तो वैक्यूम है. तो फिर ये स्मेल किस चीज़ की है जो ऑलमोस्ट हर एस्ट्रोनॉट बोलता है कि उन्हें एक जलने की स्मेल आती है. और हर बार वो जलने की नहीं होती. कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेटल की स्मेल है, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, कुछ मेटेलिक स्मेल है. या कभी कभी ऐसे कुछ मेटल को चाटा है, मतलब एक है ना खट्टा सा, कुछ स्वीट खट्टा सा टेस्ट, कुछ वैसा स्मेल आ रहा है. वो क्या है? साइंटिस्ट्स के पास इस चीज़ की 2 थ्योरीज हैं. पहले तो ये कि जब एस्ट्रोनॉट्स बाहर होते हैं तो उनके
सूट के ऊपर कहीं ना कहीं से सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन चिपक जाता है, कोई ना कोई एटम मंडरा रहा होगा, वो चिपक जाता है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिर जब वो वापस आते हैं एयरलॉक के अंदर अपने व्हीकल में, और जब दोबारा नॉर्मल ऑक्सीजन प्रेशर के अंदर आते हैं, तो यहाँ का नॉर्मल ऑक्सीजन जो कि O2 होता है, वो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है और O3 बना लेता है। अब O3 क्या होता है? O3 होता है ओजोन, ठीक है। अब ओजोन की स्मेल कैसी होती है? ओजोन की स्मेल होती है मेटेलिक। तो ये तो वो स्मेल को एक्सप्लेन कर दिया, है ना। पर वो जलने वाली स्मेल का क्या? एक जलने वाली स्मेल भी तो आती है। तो उसकी दूसरी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि स्पेस में सच में ऐसा वैक्यूम है नहीं, आई मीन वैक्यूम है, बट कुछ ना कुछ पार्टिकल इधर उधर तो रहते ही होंगे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वैक्यूम है, बट थियोरेटिकली कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स कौन से हैं? वो पार्टिकल्स हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम जो भी कार्बन इस यूनिवर्स में है वो मोस्टली इन PaH के अंदर लॉक हुआ है। PaH मतलब वही पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और ये PaH सोलर सिस्टम के अंदर भी हैं। तो जब भी एक एस्ट्रोनॉट बाहर जाता है, मून पर जाता है, स्पेस वॉक करने जाता है, तो ये PaH उसके स्पेस सूट पे चिपक जाते हैं। फाइनली जब वो अंदर आता है, अपना हेलमेट निकालता है, तो जो स्मेल आती है उसको, वो उस PaH की है। तो PaH की स्मेल बताऊँ कैसी होती है? कभी ब्रेड बनाना, ठीक है, उसको टोस्ट करना और उसको ना कुछ एक्स्ट्रा टोस्ट कर देना, लाइक वो काला हो जाए, उसकी जो स्मेल आएगी ना जले हुए खाने की हल्की सी, वो वैसी स्मेल होती है PaH की। तो यही शायद वो स्मेल है जो एस्ट्रोनॉट्स को महसूस होती है स्पेस की, और वो कहते हैं कि स्पेस से तो बो आ रही है। अच्छा, अब चलते हैं अगले फैक्ट पे, मेरे दोस्त बताएंगे। करण जौहर की मूवी याद है शायद कुछ कुछ होता है, जिसमें छोटू बच्चा होता है, वो स्टार्स को काउंट करता है। हमने भी बचपन में ये ट्राई ज़रूर किया कि चलो आज स्टार्स को काउंट करते हैं। एक बार तो हमने ये भी करा है कि गिने चुने स्टार्स कभी कभी दिखते हैं जो हमें, थैंक्स टू पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, हम ये सोचते हैं कि वाह हम काउंट कर सकते हैं। हम एक्चुअली बैठ के काउंट करते हैं, देन हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने स्टार्स काउंट कर लिया। बट एक्चुअली में आप कभी भी स्टार्स काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में, मतलब दुनिया में जितने भी बीचेस हैं ना, जितने भी डेजर्ट्स हैं, वहाँ के सैंड ग्रेन्स आप उठा लो, दुनिया के जितने भी हैं, I'm saying, हाँ फिर से कह रही हूँ, दुनिया के जितने भी बीचेस हैं, वहाँ डेजर्ट्स हैं, वहाँ के जो सैंड ग्रेन्स हैं ना, आप उसको भी इकट्ठा कर लोगे ना, उसका भी 10 गुना ज़्यादा स्टार्स है पूरे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में पता है कितने स्टार्स हैं? मैं काउंट करके आपको बताती हूँ, ठीक है? स्क्रीन पे आप देखते रहना। ओके, 1 2 3 7 0 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 0। इतने सारे स्टार्स हैं यूनिवर्स में, और हम यहाँ बैठ के गिनने की कोशिश करते हैं, है ना मज़ेदार बात? चलो अब नेक्स्ट फैक्ट को सुनते हैं, वो और मज़ेदार है। बचपन से हमने पढ़ा है कि सैटर्न हैज़ रिंग्स, हम इसको ड्रॉ भी ऐसे ही करते हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स ऑल राइट, बट समहाउ व्हेन वी रेड दिस, और जब मैं इसे बनाती थी तो मैं अज्यूम करा था कि रिंग्स जो है वो सैटर्न की कोई यूनिक चीज़ है एंड इट इज़ एक्सक्लूसिव टू सैटर्न। बट देन आई गॉट टू नो दैट ऑल द आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन चारों के पास रिंग्स हैं। ऑफकोर्स बाकियों की रिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी सैटर्न की है, थोड़ी फेंट है पर हैं। इट्स नॉट रियली एक्सक्लूसिव टू सैटर्न। सिर्फ इतना ही नहीं, आई एक्चुअली फाउंड आउट कि यूनिवर्स में रिंग्स आर प्रीटी कॉमन, लाइक काफ़ी सारे डॉर्फ प्लैनेट्स, मून्स में भी रिंग्स पाई जाती है। मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फोटो आपको दिखाती हूँ, हैव अ लुक एट दिस। दिस इज J1407b, ये इसका नाम है। दिस इज़ एन एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट है मतलब ये कोई ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, हमसे ये 434 लाइट ईयर्स अवे है, बेसिकली इज़ वेरी 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 फार। बट साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि इस प्लैनेट का रिंग सिस्टम बहुत ही मैसिव है। इट इज़ मच लार्जर देन सैटर्न, इट इज़ लाइक 200 टाइम्स लार्जर देन सैटर्न का रिंग सिस्टम। एंड अब गेस करो कि साइंटिस्ट ने इसका निक नेम क्या रखा होगा। J1470b इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सैटर्न, या दैट्स इसका नाम। हाउ क्रिएटिव, सुपर सैटर्न, या फिर सैटर्न ऑन स्टेरॉइड्स, ये भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका रिंग सिस्टम इतना मैसिव है। अब ये इसकी रियल फोटो तो नहीं है, ये एक आर्टिस्टिक रेंडिशन है, लेकिन एक और फोटो मैं दिखाती हूँ विच इज़ दिस। अगर सुपर सैटर्न की जगह एक्चुअली होता ना, तो हमें आसमान से वो ऐसा दिखता, मतलब हमें आसमान में ही उसकी ऐसी रिंग्स दिख जाती, क्योंकि इसकी रिंग्स इतनी मैसिव हैं। बढ़िया, ये सुपर सैटर्न जो इसका बहुत ही क्रिएटिव नाम है ये हमें बताता है कि रिंग्स आर नॉट रियली रेयर, रिंग्स आर नॉट एक्सक्लूसिव टू सैटर्न। सुपर सैटर्न
मिलकॉमेडा, वेरी क्रिएटिव नेम्स। अभी मैं एक नाम लेने वाला हूँ, बहुत लंबा सा है, बहुत मुश्किल से याद किया है, तो सुनते हैं। हरकुलीज कोरोना बोरेलियस ग्रेट वॉल, है ना, कितना लंबा नाम। तो ये नाम है यूनिवर्स में सबसे बड़े एक स्ट्रक्चर का। अब वो बड़ा कितना बड़ा, 10 बिलियन लाइट ईयर्स इन लेंथ। फोटो दिखाता हूँ, हरकुलीज कोरोना बोरेलियस ग्रेट वॉल। यार जितने बड़े दर्शन उतना बड़ा नाम। हम ना इसको निक नेम से बात करेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ इसको ग्रेट वॉल, ठीक है, चलेगा, डील, चलो थैंक्स यार। तो ग्रेट वॉल 10 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। अब 10 बिलियन कितना बड़ा नंबर। एक तो मुझे लगता है मिलियन के ऊपर ना सारे नंबरों को मैं ऐसे देखता हूँ, कोई बहुत बड़ा नंबर, मतलब मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, ये सब बस बड़े नंबर लगते हैं। पर एक पर्सपेक्टिव देता हूँ मिलियन और बिलियन का अंतर समझने के लिए। 1 मिलियन सेकेंड्स इज जस्ट 12 डेज, 2 हफ्ते से भी कम का समय होता है। बट 1 बिलियन सेकेंड्स, अंदाज़ा लगाओ कितना हो सकता है। वीडियो को पॉज करके ज़रा सोच के कमेंट्स में बताओ, अपने मन में सोचो। 1 बिलियन सेकेंड्स इज ऑलमोस्ट 31 ईयर्स। ओह मैं मोर देन 1 बिलियन सेकेंड्स ओल्ड हूँ। नाइस, गुड टू नो। सो द ग्रेट वॉल is a group of galaxies that form this superstructure which is more than 10 billion light years in length. तो अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में हमें 10 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अब मजे की बात यह है, हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसका साइज क्या है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। तो ये चीज ग्रेट वॉल अकेली मोर देन 10% ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स है। वाइल्ड। दिस इज वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, अगर एस्ट्रोनॉट्स 1 साल या बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए स्पेस में रहते हैं तो 3% तक उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ सकती है। सो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसकी वजह से जो स्पाइन होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और एलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ जाती है। नासा ने इसके ऊपर स्टडी कर ली। अब उन्होंने देखा कि 2 ट्विन ब्रदर्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि रेयर ही होता है, तो उन्होंने सोचा इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। सो स्कॉटी कैली जो है वो एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट है, वो गए थे 1 साल के लिए स्पेस में। उनके ट्विन ब्रदर मार्क कैली भी एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट है, वो अर्थ पे थे एंड स्कॉटी कैली जो थे वो स्पेस में थे एंड वो 1 साल स्पेस में रहे और वापस आए। तो दोनों का जब मेजरमेंट्स लिए गए तो हाइट में डिफरेंस था। बट हाँ, एस्ट्रोनॉट्स की जो हाइट लंबी होती है वो टेम्प्रेरी ही होती है। जैसे ही वो वापस अर्थ पे आते हैं तो वापस से ग्रेविटी एंड इन सब चीज़ों की वजह से उनकी जो हाइट होती है वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है। इनफैक्ट एक बहुत फन फैक्ट मुझे पता चला ये रिसर्च करते वक्त कि अगर आप सो रहे होते हो तो सोते वक्त भी आपकी हाइट जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि आपका स्पाइन रिलैक्स हो जाता है एंड देन वही शाम होते होते फिर वापस से आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। कर्टसी मोहित, क्योंकि आई नो वो वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि ये तो मैंने तुझे बताया था। तो या ये वाला फन फैक्ट मुझे मोहित ने बताया था। नासा ने और भी स्टडीज़ करी हैं, और भी डिस्कवरीज करी हैं कि एक बॉडी क्या क्या गो थ्रू करती है स्पेस में रहते हुए एंड वापस अर्थ में आते हुए। उसके ऊपर जो भी स्टडी है वो पूरा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपका मन हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। इमेजिन मेरे हाथ में इस वक्त 2 मेटल के पीसेस हैं, ठीक है, सेम मेटल के 2 पीसेस हैं और मैं इस वक्त कोई एस्ट्रोनॉट हूँ और मैं स्पेस में हूँ। अब ये 2 मेटल पीसेस को मैंने ऐसी मिलाने की कोशिश करी, हैंडशेक, बट यू नो व्हाट, ये एक्चुअली चिपक गए। आई मीन अभी डबल साइडेड टेप से चिपके, बट ये स्पेस में एक्चुअली ऐसे चिपक जाएंगे। 2 मेटल पीसेस कैन एक्चुअली स्टिक टुगेदर इन स्पेस एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोल्ड वेल्डिंग। क्योंकि जब हमें अर्थ में 2 मेटल के पीसेस चिपकाने होते हैं तो हमें उनको हीट देनी पड़ती है, मेल्ट करना पड़ता है, वेल्डिंग करनी पड़ती है। पर स्पेस में यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ इट, ये ऐसे ही चिपक जाते हैं। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? सो स्पेस में ना ये 2 मेटल पीसेस जो सेम मेटल के पीसेस हैं, इनके बीच में एक तो कोई एयर है नहीं, तो ये पूरे वैक्यूम में है। उसके अलावा ये एकदम बेयर है, अभी इनमें कोई कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बेयर पीसेस ऑफ मेटल हैं। तो जब इन्हें आप पास लाते हो, तो रिचर्ड फेनमैन जो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनके वर्ड्स में बोलूँगी, जब आप इनको पास लाते हो ना तो इनके पास कोई तरीका ही नहीं है ये समझने का कि ये 2 अलग पीसेस ऑफ मेटल है, बिकॉज देयर इज नथिंग इन बिटवीन देम, इट्स ऑल वैक्यूम, देयर इज नो लेयर ऑफ ऑक्साइड जो इनमें जमी हो, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें लगता है कि ये सेम ही पीस ऑफ मेटल है एंड दे बॉन्ड, मेटल बॉन्डिंग से ये सच में इस तरह से जुड़ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कोल्ड वेल्डिंग।
अब ये अर्थ में क्यों नहीं होती, इज प्रीटी ऑब्वियस राइट, क्योंकि अर्थ में एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ऑक्सीजन है, हर मेटल की लेयर ना हमारे पास एकदम बेयर नहीं होती, उसमें थोड़ी सी लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑलरेडी जम चुकी होती है, तो अर्थ में इसलिए ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स अगर अर्थ में हम कंट्रोल कंडीशन में करें कि वैक्यूम दें और एकदम अल्ट्रा क्लीन मेटल का सर्फेस रखें, तो अर्थ में भी ये किया जा सकता है। नाउ स्पेसक्राफ्ट्स आर एक्चुअली मेड कीपिंग दिस इशूज इन माइंड कि कभी भी कोल्ड वेल्डिंग हो सकती है, 2 मेटल के पीसेस ऐसे जुड़ सकते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट्स एक्चुअली डिज़ाइन किए जाते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। नंबर 1 थिंग दैट दे डू इज़ कि जो 2 मेटल पीसेस वो रखते हैं, दे मेक श्योर कि वो 2 अलग अलग मेटल के हों, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स की बॉन्डिंग की चांसेस थोड़ी कम है बट सेम मेटल की ज़्यादा है। दे ऑल्सो मेक श्योर कि मेटल्स जो हो वो कोटेड हो किसी भी चीज़ से या नॉन मेटालिक मटीरियल से, ताकि फिर वो इस तरह से जुड़े ना। एंड एक्चुअली पहले लगा था कि बहुत बड़ा इशू है, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ इशू, छोटी छोटी चीज़ों से ही टैकल किया जा सकता है, बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। नहीं लाइक इमेजिन हम 2 पीसेस लेके जाएंगे स्पेस में, वो ऐसे चिपक जाएंगे यार। माई डबल साइडेड टेप इज डूइंग गुड, बट यस दिस इज कोल्ड वेल्डिंग इन स्पेस। इस बार हम बात करेंगे लोनलीनेस की, ठीक है। अब ऐसा इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ रात है, वहाँ ना सुबह होती है, ना दोपहर होती है, ना शाम होती है, बस रात है, अंधेरा है। मतलब टाइम का शायद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टाइम ट्रैक कैसे करेंगे। मैं ब्लैक होल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्लैनेट्स की जिनका कोई स्टार ही नहीं है, तो वहाँ पे उन प्लैनेट्स का ना कोई सनराइज होता है, सनसेट होता है, बस अंधेरा है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे लोनली वर्ल्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इनको हम बोलते हैं रोग प्लैनेट्स। रोग मतलब हिंदी में अगर गूगल करता हूँ तो वहाँ पे दुष्ट लिखा आता है, बस वो दुष्ट नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे वो बस बिछड़ गया, है ना। सो देयर आर प्लैनेट्स इन आवर यूनिवर्स दैट डू नॉट ऑर्बिट एनी स्टार। साइंटिस्ट का मानना है कि जब स्टार सिस्टम फॉर्म होता है शुरू में, कि एक तारा बना, उसके आसपास की चीज़ें प्लैनेट्स बनने लगी, तो ऐसा कुछ प्लैनेट होते हैं जो कि उसकी ग्रेविटी में फंस नहीं पाते हैं और हल्का सा छिटक जाते हैं और वो निकल जाते हैं फिर अपने ही रास्ते पर, और वो फॉरएवर यूनिवर्स में अकेले ही मंडराते रहेंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते चले जाएंगे कहीं ना कहीं, और उनको हम बोलते हैं रोग प्लैनेट्स। वहाँ पे हमेशा सिर्फ रात रहती है। सो रोग प्लैनेट्स आर नॉट रेयर इन अ यूनिवर्स, इनफैक्ट देयर आर मैनी। ऑन एवरेज हर स्टार सिस्टम के 20 रोग प्लैनेट्स तो निकलते ही होंगे, इंक्लूडिंग आवर ओन सोलर सिस्टम। ये प्लैनेट्स किसी स्टार के चक्कर नहीं लगाते। ओह, तो क्या ये यूनिवर्स के सख्त लौंडे हुए? शाउट आउट टू यू जाकिर खान ब्रो। अब लोनलीनेस की बात हमने अभी भी की है, तो ये नई नई चीज़ें सीखना, अकेले बैठ के वीडियो देखना, ये लोनली काम हमें क्यों करना है? लेट्स डू समथिंग टुगेदर। हमने ना 1-2 हफ्ते पहले एक ऑनलाइन क्विज विज शो किया था अपना, वेयर 70+ पीपल जॉइन एंड वी प्लेड क्विज विद ईच अदर। ओहो हो, क्या मज़ा आई थी। देखो मैं दिखाता हूँ विनर ने क्या बोला। What ends well is ends well. But yeah, it was fun. Like I've been an avid quizzer. I run a quiz COE in my office. But seeing you guys, I rekindled my love with quizzing. Like I represented my state way back in school. But yeah, thank you guys, Mohit, Nipun and Swati, for reigniting that fire in quizzing. विनर के अलावा जो और पार्टिसिपेंट्स थे उनकी क्या फीलिंग्स थी, ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये अरे ऐसे बहुत सारे थे। ओहो, जो प्रोडक्टिव वीकेंड हुआ था, मज़ा आ गया। अब उसी शो को, अगर आप उस शो में आए थे तो दोबारा मत आना, पर उसी शो को, सेम शो को हम रिपीट कर रहे हैं 1 more time and 1 last time, ठीक है। ये हम कब कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जून 23 को दोपहर को 12 बजे। 2 घंटे का टाइम लगेगा, 12 से 2। हम आते हैं, मिलते हैं, साथ साथ कुछ नया सीखते हैं, खेलते हैं और कुछ प्राइजेस जीतते हैं मे बी। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको टिकट्स परचेज करने का लिंक है। यूज कोड लोनली, है ना, सही है, यूज कोड लोनली टू गेट 25% ऑफ ऑन योर टिकट्स। बट ये कोड चलेगा सिर्फ पहले 20 टिकट्स पे। That's it, ये था कुछ फन फैक्ट अबाउट यूनिवर्स। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजे आए होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होगी। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको यूनिवर्स के बारे में पता हो, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड ये वीडियो हर हफ्ते आता रहता है हमारे चैनल पे, तो वो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। एंड विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। Ow. And ow.
and getting hit by a marker. Imagine.